हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यस गुरुजी। यस गुरुजी में आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों का बहुप्रतीक्षित करंट अफेयर्स आई दृष्टि, आंख वाली दृष्टि से बोलते हैं बच्चे, आ गई है मार्केट में। ठीक है, तो क्यों ना उसको बेहतर तरीके से हम लोग किया जाए। जैसे कि हम लोगों ने घटनासार को बेहतर तरीके से किया था, घटनासार को बेहतर तरीके से किया था और काफ़ी आप लोगों ने उसको प्यार भी दिया, अच्छे तरीके से देखा भी, अच्छे से कमेंट्स भी आए, लाइक भी खूब किया, शेयर भी खूब किया। उसी तरह से उम्मीद करते हैं कि आपको भी यह सीरीज अच्छी लगेगी। ठीक है, क्योंकि घटनासार में देखिए हमने एक तरीका क्या किया था कि पहले हमने डिटेल पढ़ा था, उसके बाद जो शुरुआत में उसके 17-18 पेज दिए रहते हैं वन लाइनर, पहले उसको बाद में हमने किया था। मतलब पहले डिटेल करने के बाद फिर राष्ट्रीय हमने घटनाएं की थी। यह क्या है कि एक साल की करंट अफेयर्स है पूरी कंप्लीट। ठीक है, एक साल की पूरी करंट अफेयर्स है, तो एक तो इसमें जो चीज़ें कुछ पिछले 5-6 महीनों की इंपॉर्टेंट होंगी वो भी कवर हो जाएंगी। और इसमें क्या है कि हमने क्या किया कि पहले वन लाइनर को पढ़ाने का प्रयास किया। क्यों ऐसा किया, उसके पीछे एक रीजन यह था कि चूंकि हमने घटनासर अच्छे से पढ़ा दिया था, तो आपको यहाँ यह भी चेक करना है कि जो हमने घटनासर पढ़ा है उसमें से यहाँ पर कितने क्वेश्चन हमको तुरंत रिकॉल हो जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे होंगे जो एक दूसरे से क्या करेंगे, मैच करेंगे, तो उसकी इंपॉर्टेंस भी आपको समझ में आ जाएगी कि अगर वो घटना सार में भी पढ़ा गया है, वन लाइनर वहां भी दिया गया है, डिटेल दिया गया था और यहाँ पर भी, इसका मतलब है कि यह क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। तो चूंकि एग्जाम भी नजदीक है, तो इसलिए पहले हम लोग इसको करेंगे, जो भी 17-18 पेज में इसने भी दिया हुआ है। उसके बाद क्या करेंगे कि जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण घटना है, जैसे मैं निशान लगा कर लेके आता था, कौन इंपॉर्टेंट है, क्या छोड़ना चाहिए क्या नहीं छोड़ना चाहिए, वह प्रक्रिया हम लोग फिर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिकी, खेल सब परिदृश्य में करेंगे। और कोशिश यही रहेगी कि इसमें कुछ जो महत्वपूर्ण है, जो उसमें छूट गए होंगे, उसको ज्यादा कवर करके फोकस किया जाए। बाकी जो वही होंगे सेम, उसको हम लोग थोड़ा सा दिखा करके कि ये देखिए वही चीजें रिपीटेड करके उसको प्रॉपर तरीके से एक बार रिवाइज करते हुए आगे बढ़ जाए। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ से। ये देखिए वर्ष भर की घटनाएं हैं, बिंदुवार है, तो पहले हम लोग राष्ट्रीय को पढ़ेंगे और उसके बाद इसी तरह एक एक करके आगे बढ़ेंगे। तो बस 1 मिनट रुकिएगा। हाँ, तो हाय, दिस इज अजेश कुमार पटेल, एक्सपीरियंस 6 ईयर ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जाम। और आपको पता है कि हमने आर ओ ए आर ओ पीसीएस तमाम तरह के एग्जाम है, हमने खुद उसके क्वालिफाई भी किया है। तो आपको कंटेंट में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए और जो भी चीज़ें दी जाएगी आपको बेहतर तरीके से दी जाएगी। और जो कहा जा रहा है आप सिर्फ उसको प्रॉपर तरीके से आप फॉलो करते रहिए। वनडे लेवल के भी एग्जाम बहुत सारे में निकाले हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पर पहले राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की बात करेंगे। तो राष्ट्रीय में पहला जो पॉइंट है, पहला पॉइंट ये क्या कह रहा है कि वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कब किया गया था। तो यह 10 से 12 जनवरी को किया गया था, वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन। अब वो बच्चे जरूर कमेंट करेंगे जो वहां पर पढ़े होंगे प्रॉपर तरीके से हमसे और उनको प्रॉपर याद आ रहा होगा, वो निश्चित रूप से कमेंट करते रहेंगे। इसमें देखिए इसका सब पॉइंट क्या दिया हुआ है कि 2024 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था। तो यह भी नोट करिएगा कि 10वां संस्करण था। कब आयोजन हुआ था, 10 से 12 जनवरी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने किस दिन को राज्य दिवस या पश्चिम बंगाल की जो स्थापना दिवस है उसके रूप में मनाने के लिए क्या नोटिफिकेशन जारी किया है। तो 1 जनवरी 2024। देखिए पहला वाला क्या था, बहुत महत्वपूर्ण था, इसको आप लोग याद रखिए। देखो जो इस तरह से बना हुआ है व्हाइट लाइन में, इसका ये सब पॉइंट है, मतलब उसी संबंधित है। और ये जो ब्लैक कलर से दिया हुआ वो मेन पॉइंट है। ठीक है, कह रहा है कि पोइल बैसाख बंगाली नव वर्ष का प्रथम दिन होता है उसी के लिए। अब देखो इसी का सब पॉइंट क्या है, पश्चिम बंगाल सरकार ने किस गीत को राज्य गीत के रूप में अधिसूचित किया है। तो बांग्लार माटी बांग्लार जल, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था, बांग्लार माटी बांग्लार जल। यह वाला जो इसका सब पॉइंट है ये काफी महत्वपूर्ण है और इसको भी आप लोग याद रखना। चलो, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन घोषित किया है। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन एक बार पीछे आ भी चुका है। ठीक है, जिसको इसको याद हो मैं बता रहा हूं, कमेंट करके आप लिखते रहिए। सूरत हवाई अड्डे को क्या कर दिया गया है, 15 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित कर दिया गया है। भारत का पहला पूर्णतः इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी कहां पर लॉन्च किया गया है। तो यह आईआईटी कानपुर में लॉन्च किया गया है 14 दिसंबर को। डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, आईआईटी कानपुर को याद रखिएगा। जो बहुत महत्वपूर्ण होगा इससे स्टार मैं जरूर बनाऊंगा। कोटेक महिंद्रा और आईआईटी कानपुर की साझेदारी से, और यह क्वेश्चन भी पीछे हम लोग पढ़े थे। कैश फॉर क्वेरी मामले में ये तो क्वेश्चन हमने वहां पर भी पढ़ा था, डिटेल में भी पढ़ा था और वन लाइनर भी आया था। आयोग घोषित कर दिया था, आपको पता है, निखिल महुआ मोहित्रा।
तो यह तो इंपॉर्टेंट होता है। इसमें महत्वपूर्ण क्या आती है, यह वाला पॉइंट अगर पूछ लेगा तो बहुत लोग फंस जाएंगे कि महुआ मोहित्रा जो है किस लोकसभा सांसद सीट से, चूंकि चर्चा में काफी रही है, काफी मीडिया में भी बयान दिया इन्होंने, तो कृष्णानगर पश्चिम बंगाल से चूंकि यह निर्वाचित हुई थी। नेक्स्ट, किसके द्वारा क्राइम इन इंडिया 2022 रिपोर्ट जारी की गई, तो यह 3 दिसंबर को जारी हुई है, डेट इंपॉर्टेंट नहीं है। एनसीआरबी ही आंकड़े कलेक्ट करती है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, यह भी हमने डिटेल्स में यहाँ पर पढ़ाया था। अब देखिए इसने क्या कहा कि प्रति लाख जनसंख्या पर अपराध दर वर्ष 2021 में जो क्या था 445.9, मतलब मान के चलो कि लगभग 446 था, उससे घट करके 2022 में कितना हो गया है, लगभग 422। याद रख लेना, मतलब कि दर घटी है। अगर 1 लाख पर हम देख रहे हैं कि कितना अपराध हुआ, तो 446 जहां 2021 में थी, 2022 में 422, इसका मतलब है कि करीब करीब 24 के आसपास कमी आई है। तो यह पॉइंट याद रखना, आंकड़ा है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। प्रति लाख जनसंख्या पर सबसे कम अपराध किस महानगर में दर्ज किए गए, इसी का देखो सब पॉइंट है कोलकाता में। यह बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको निश्चित रूप से आप लोग याद रखिएगा। जिस पर स्टार बना रहा हूं उसको आप लोग हल्के में मत लीजिएगा। विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण कहां पर किया गया, तो पोर्टेबल अस्पताल मतलब कि एक स्थान दूसरे स्थान पर वो क्या करता रहेगा, ट्रेवल करता रहेगा, मतलब वैन में वो स्थापित किया गया है, किसी भी घायल को किसी भी ऐसी जरूरतमंद के पास आसानी से क्या किया सके, पहुंचा जा सके। गुरुग्राम हरियाणा में, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, इसको याद रखो। इसका अस्पताल का नाम क्या है, आरोग्य मैत्री एंड क्यूब। इसे जो है किस परियोजना के तहत निर्मित किया गया है, तो भीष परियोजना। आप यह वाला पॉइंट, पहला वाला जो मेन पॉइंट, उसको जरूर याद रखिएगा। आइए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशेष रूप से संवेदनशील जनजातियों के लिए किस योजना को मंजूरी प्रदान कर दी है, बहुत अच्छा सवाल है। प्रधानमंत्री जनमन, यह भी सवाल वहां पर आया था, काफी महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखना। कह रहा है संवेदनशील, पढ़िए ऐसा कि क्लास में याद हो जाए। मैं उस तरीके से रिवाइज भी कराता चलूंगा, और जो पहले भी चूंकि हम लोग पढ़ चुके हैं, जो बच्चे नए देख रहे हो वो भी यहाँ पर जुड़िए अच्छे तरीके से। यह विश्वास रखे कि आना यहीं से है जो बताया जा रहा है, और खासतौर से जहां पर स्टार बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो यहीं पर साथ साथ याद करने का भी प्रयास करिए। प्रधानमंत्री जनमन का विस्तारित रूप क्या है, देखो, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महासंहिता, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये दोनों पॉइंट को आप याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं नया पॉइंट पे। द हम्प नामक द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन कहां पर किया गया है, यह पासीघाट कहां पड़ता है बच्चा, तो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, काफी महत्वपूर्ण, इसको याद रखिएगा। 29 नवंबर 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस समूह को ड्रोन उपलब्ध कराने से संबंधित एक योजना को मंजूरी दे दी है, तो महिला स्वयं सहायता समूहों को, आपको पता है एसएसजी का मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप को, यह भी महत्वपूर्ण है, यह ध्यान रखना। जिस पर स्टार बना रहा हूं उसको निश्चित रूप से याद रखना है आपको। 1000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया है, तो एम्स देवघर कहां पड़ता है, तो झारखंड में, इसको आप लोग याद रखिएगा। आयुष्मान भारत हेल्थ और वेलनेस सेंटर का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया है, काफी महत्वपूर्ण है, 26 नवंबर को किया गया है, ठीक है। काशी तमिल संगम द्वारा दूसरा चरण कब घोषित किया गया है, तो 17 से लेकर के 30 दिसंबर तक काशी तमिल का दूसरा संगम जो है आयोजित किया जाएगा, ठीक है, मतलब कर दिया गया है 17 से 30 दिसंबर में। अब देखो यह संगम कहाँ आयोजित किया गया, तो वाराणसी उत्तर प्रदेश। काफी बड़े बड़े बैनर होर्डिंग, और आपने देखा कि काफी यहाँ पर शरणार्थी आए भी वहां से, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। और इससे संबंधित एक बार सवाल पूछा भी गया था किसी रिसेंटली एग्जाम में, जब ये शुरुआत हुआ था पहला चरण तब, ठीक। गुजरात ने किस मछली को राज्य मछली घोषित करने की जो है फैसला लिया, यह भी उस पर सवाल मैंने घटना सार में पढ़ाया था। यह घोल मछली है, इसको आप लोग याद रखिएगा। किस राज्य के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की ग्लोबल केस स्टडी लिस्ट में शामिल किया गया है, केरला। यह भी सवाल वहां पर आया है, जो बच्चे अच्छे से तैयारी किए होंगे उनको निश्चित रूप से याद होगा ये सवाल। विश्व के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण कहाँ किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए कहां पर, सिद्धिपेट तेलंगाना में। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, जब इस तरह के सवाल कभी आते हैं, ऐसा कुछ होता है इनोवेशन, तो जरूर पूछा जाता है। साथी, अच्छा आप लोग इसी के साथ एक क्वेश्चन है मैं पूछ रहा हूं, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि भारत का पहला 3D चिड़ियाघर कहां पर जो है स्टार्ट किया गया है, उसको भी आप लोग बताइएगा, ये पढ़ा चुका हूं। कह रहा है कि साथी SATHEE पोर्टल किनके द्वारा लॉन्च किया गया, तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और IIT कानपुर के द्वारा लॉन्च किया गया है साथी पोर्टल। साथी पोर्टल का फुल फॉर्म जरूर पूछा जा सकता है, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर इंट्रेंस एग्जामिनेशन, काफी महत्वपूर्ण है, दूसरा वाला इसको जरूर याद रखिएगा।
अग्नि पहल किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई? तो केंद्रीय और आयुष मंत्रालय के द्वारा अग्नि पहल लॉन्च की गई। अग्नि पहल का तात्पर्य क्या है? तो आयुर्वेद ज्ञान और नैपुण्य पहल। तो काफी महत्वपूर्ण है, इसको दोनों को याद रखना, क्योंकि कई लोग ये सोचते हैं कि अग्नि तो किसी और मंत्रालय संबंधित हो जाएगा, इसलिए ध्यान रखना कि केंद्रीय आयुष मंत्रालय, और इसका फुल फॉर्म भी याद रखना कि क्या होता है अग्नि का मतलब का आयुर्वेद ज्ञान एंड नैपुण्य पहल। किस शहर से विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया है? भारत संकल्प यात्रा खूंटी झारखंड से शुरू किया गया, यह भी क्वेश्चन आ चुका है और हम पढ़ा भी चुके हैं। किस राज्य द्वारा हर बच्चे के लिए हर एक अधिकार अभियान लॉन्च किया गया है? तो 18 नवंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। काफी महत्वपूर्ण है, हर बच्चे के लिए हर अधिकार। ठीक है, यह भी सवाल आ चुका है घटनासार में, जितने लोग हमसे पढ़े होंगे निश्चित रूप से वहां पर अच्छे तरीके से डिस्कस किया गया। और जो लोग नए होंगे एक बार घटनासार वाली सीरीज भी जाकर के देख लेंगे। इससे बाहर करंट अफेयर्स बहुत ही मुश्किल है कि इससे बाहर आए। ठीक है, चलिए, ऑडियो और वीडियो क्या सब कुछ क्लियर है? एक बार मैं चेक कर लूं उसके बाद। हाँ, और कोई समस्या हो तो जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, और चैनल को जरूर नए हैं तो लाइक निश्चित रूप से आप करेंगे। चलिए, सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट इंटीग्रेटेड एंड सस्टेन सिटीज, इसको बोलेंगे 2.0 चैलेंज कहां से लॉन्च किया गया है? तो नई दिल्ली से लॉन्च किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य जरूर पूछा जा सकता है कि एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन के लिए चक्रीय अर्थव्यवस्था क्या करना? बढ़ावा। मतलब कि जितने भी अपशिष्ट कचरे निकल रहे हैं उनका इस तरीके से जो रिसाइकलिंग कर सके, ताकि जो एक चक्र बन जाए, ताकि इधर से हम प्रोडक्ट बनाए, उधर से खराब प्रोडक्ट फिर वहां जाकर क्रश हो जाए और फिर से वो नया प्रोडक्ट बन के निकल जाए। इससे वेस्टेज कम होगा और कूड़ा कचरा कम इकट्ठा होगा। उत्तर प्रदेश के पहले भेड़ बकरी पालन, यह काफी महत्वपूर्ण, यह पढ़ाया भी जा चुका है। उत्तर प्रदेश के पहले भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण कहां पर किया गया है? इटावा में किया गया है। भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण कहां पर? इटावा में, चूंकि उत्तर प्रदेश से काफी महत्वपूर्ण, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के सबसे बड़े कन्या पूजन कार्यक्रम शक्ति वंदन का आयोजन किया गया है? गोंडा से। और इसी के साथ ये काफी महत्वपूर्ण भी बन जाता है। शक्ति वंदन की बात कर रहा है। शक्ति वंदन कहां से? गोंडा से। शक्ति हमारी रूप ही है, आदि शक्ति, नारी शक्ति, तो इसका मतलब कन्या के पूजन संबंधित है। कोशिश यही किया जा रहा है कि आपको याद हो सके। ठीक है, इसीलिए बार बार उस पर फोकस किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चित्तौड़गढ़ राजस्थान दौरे पर किस ऐतिहासिक मंदिर का दौरा किया? तो सवरिया सेठ मंदिर का। एससीओ प्रमाण पत्र 9001 2015 एक प्रमाण पत्र, एक सर्टिफिकेशन होता है। प्रमाण पत्र प्रदान करने वाला भारत का पहला महिला थाना कौन सा हो गया है? तो भोपाल, मध्य प्रदेश। निश्चित रूप से याद करेंगे, क्योंकि भारत का पहला महिला थाना है, इसलिए पूछा जा सकता है भोपाल, मध्य प्रदेश। देश की पहली, जब भी कोई चीज देश की पहली आए, उत्तर प्रदेश की पहली आए, विश्व की पहली आए, निश्चित रूप से आप उसको याद रखेंगे। देश की पहली रैपिड रेल सेवा का नाम क्या दिया गया है? नमो भारत, काफी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रव्यापी ऑपरेशन चक्र 2 नामक अभियान किसने प्रारंभ किया है? तो केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने शुरू किया है राष्ट्रव्यापी ऑपरेशन चक्र 2। ठीक है, मतलब कि पूरे राष्ट्र में जितने भी लोग इनके दायरे में आते हैं उनको क्या किया जाएगा? उनको जो है प्रॉपर तरीके से चेक किया जाएगा, उनको उनके यहाँ छापा डाला जाएगा, सब कुछ, जो भी मतलब उनको जो भी संदिग्ध लोग दिखेंगे। तो एक तरह से ऑपरेशन है यह राष्ट्रीय अभियान, इसको याद रखिएगा। ठीक है, यह अभियान किसके खिलाफ है? देखो लिखा भी है, जो भी साइबर अपराध के खिलाफ है। तो निश्चित रूप से देश में जितनी भी इस तरह की गतिविधियां लोग करने वाले हैं उनके खिलाफ एक जो है अच्छी मुहिम चलाई गई है। किसके द्वारा? सीबीआई के द्वारा। इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक, गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में साउम शहीद स्मारक एवं पुस्तकालय का उद्घाटन किया है? गांधीनगर, गुजरात में। यह स्मारक किस क्रांति से संबंधित है? तो 1857 की क्रांति संबंधित है। कौन सा? सामऊ शहीद स्मारक एवं पुस्तकालय का उद्घाटन गांधीनगर से किया गया है। अगर इसका ये पूछ ले किससे संबंधित है, तो 1857 की जो महान क्रांति हुई उसी संबंधित का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा विकास के लिए किस एक सरकारी मंच को लॉन्च किया है कि युवाओं का विकास हो सके? मेरा युवा भारत। कब से? 31 अक्टूबर, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के दिन से, और काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य का जलीय जीव किसको घोषित किया गया? आपको पता है, गंगा डॉल्फिन। यह भी आ चुका है क्वेश्चन, वहां पर हम लोग पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कौन सा बन गया है? तो वह तट मंदिर कहां पर पड़ता है? तो तमिलनाडु में हरित ऊर्जा का पुरातत्व ये बना है तट मंदिर, तमिलनाडु में।
यहाँ पर कोई भी ऐसी गतिविधियां नहीं होंगी जिससे इन्वायरमेंट या किसी भी तरह की चीजों को, जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचे। देश का दूसरा राज्य जिसने जाति आधारित सर्वेक्षण कराने का घोषणा किया, तो पहला तो आपको पता है कि बिहार ने करा भी लिया, और दूसरा राज्य यहाँ पूछ रहा है तो राजस्थान पहला निश्चित रूप से इंपॉर्टेंट था, देखो लिखा भी है और यह पूछा भी जा सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना का आधारशिला कहां पर रखी गई है? नीमच मध्य प्रदेश में। पंप भंडारण की बात कह रहा है, नीमच मध्य प्रदेश में। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है यह, लेकिन फिर भी आप दिमाग में रखिए। पढ़ना तो सब इसमें है क्योंकि वन लाइनर वाला है, तो एक बार दिमाग में रखेंगे, कम से कम ऑप्शन सामने आ जाएगा तो आप उसमें से क्या करेंगे, एलिमिनेट अच्छे से कर सकेंगे। ठीक है, बकिया जो ज्यादा महत्वपूर्ण है उस पर हम निशान लगा रहे हैं। कह रहा है कि इसकी क्षमता कितनी होगी, तो देखो 1440 मेगावाट। अगर यह मध्य प्रदेश का एग्जाम आप देने जाते तो निश्चित रूप से मैं कहता कि यह 100% इंपॉर्टेंट है। अक्टूबर 2023 में बाढ़ के कारण खबरों में रहा दक्षिण लोहनक झील किस राज्य में है? निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, यह आपका जियोग्राफी में पूछा सकता है, तो इसलिए अब इसको ये नहीं कर सकते करंट में पूछा गया या जियोग्राफी में, क्योंकि ये चर्चा में है तो पूछा जा सकता है कि दक्षिण लोहनक झील कहां पर है, तो सिक्किम में पड़ता है, यह बात आप नोट कर लेना। ठीक है, विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना को किसके द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 5 अक्टूबर 2023 को। विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन बहुत महत्वपूर्ण है, यह उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है, इसको ध्यान रखना। यह परियोजना किन राज्यों में विस्तृत है? तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों का ज्वाइंट वेंचर है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान रखना है, काफी महत्वपूर्ण। आ जाइए नेक्स्ट बिंदु पे चलते हैं। हाँ, कह रहा है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की बात कर रहा है, ध्यान रखना। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के तहत किस राज्य को 100% ओडीएफ प्लस, ठीक है, का दर्जा प्रदान कर दिया गया है? उत्तर प्रदेश, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण, इसको ध्यान रखना। स्वच्छ भारत मिशन कब शुरुआत किया गया, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। पहला चरण और दूसरा चरण जो ये है उसमें किसको ओडीएफ प्लस का दर्जा दे दिया गया? 100% उत्तर प्रदेश को। पहला ये क्या कह रहा है कि पहला नीलगिरी तहर दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अक्टूबर 2023 को। पहला चूंकि नीलगिरी तहर है, आपको पता है कि यह नीलगिरी जो तहर है आपका उसमें इंडेंजर्ड की सूची में भी लिस्टेड है। ठीक है, तो जो नीलगिरी तहर है वो आपका 7 अक्टूबर 2023 को पहला जो है नीलगिरी तहर मनाया गया, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। और यह चूंकि तमिलनाडु का राजकीय पशु भी है, तो इसलिए दोनों में से कुछ भी सवाल बन सकता है, काफी महत्वपूर्ण, इसको याद रखिएगा। पुराने संसद भवन को अब किस नाम से जाना जाएगा? संविधान सदन, यह भी सवाल आ चुका है वहां पर, हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। आदि जो अभी तो आपको पता है कि नया संसद भवन बन चुका है, तो जो पुराना संसद भवन उसी का नाम पूछ रहा है संसद भवन। खाली हमारी बात को आप लोग सुनते रहिए, ध्यान से बैठते रहिए, आपको याद हो चला जाएगा। आदि शंकराचार्य की स्टैच्यू ऑफ वननेस, ठीक है, आदि शंकराचार्य की स्टैच्यू ऑफ वननेस का अनावरण कहां पर किया गया है? तो ओंकारेश्वर कहां पर है भैया? मध्य प्रदेश में। आदि शंकराचार्य की बात हो रहा है, आपको पता है कि शंकराचार्य ने 4 उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम 4 मठों की स्थापना की थी। उद्देश्य यही था कि पूरे भारतवासियों को क्या किया जाए, सनातनी परंपरा से जोड़ा जाए। ठीक है, क्योंकि काफी चर्चा में इस समय भी चल रहा है शंकराचार्य का मंदिर, क्योंकि कुछ विवादों में कुछ उनके जो इस समय शंकराचार्य हैं उनके द्वारा कुछ ऐसे बयान है, कुछ ऐसी चीजें राम मंदिर को लेकर के कि अभी पूरी मंदिर बनी नहीं है और उद्घाटन नहीं किया सकता, प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जा सकती, इसलिए काफी चर्चा में, इसलिए ध्यान रखना। और चारों मठों के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी आप लोग नेट पे ले लेना। अभी एक कोशिश करें, एक वीडियो हम उसके पे भी बना दें ताकि आप लोग का काम आसान हो जाए। चलो, महिला आरक्षण विधेयक 2023 लोकसभा में कब पारित किया गया? 20 सितंबर 2023, काफी इंपॉर्टेंट है। 33% आरक्षण महिलाओं को दिया जाएगा, कहां पर? लोकसभा में, इसलिए ध्यान रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण। इस विधेयक को राज्यसभा में कब पारित किया गया? तो आपका संसद के लिए है, लोकसभा में नहीं, लोकसभा राज्यसभा दोनों में ही दिया जाएगा, मतलब संसद में महिलाओं को 33% आरक्षण का विधेयक लीगल रूप से पारित हो चुका है। अब देखो राज्यसभा से कब पारित हुआ? 21 सितंबर, इसका मतलब पहले लोकसभा से और फिर राज्यसभा से, फिर राष्ट्रपति का क्या हुआ, साइन हो गया और ये कानून बन गया। कौन सा संविधान संशोधन विधेयक था? ये विधेयक पूछ रहा है, तो 128वां संविधान संशोधन विधेयक था। निश्चित रूप से यह इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। सितंबर 2023 में किस पशु को खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी गई? मिथुन को। ये आप लोग ने याद रख लिया कि जो खाद्य पशु है मिथुन, अब इसको पहले ये क्या था कि यह खाद्य पशु नहीं था, इसको मारना अपराध था, लेकिन अब इसे भी मार के क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं। ये बात आप नोट रखिएगा। एक बार ये सवाल कहीं पूछा भी गया, जहां तक मुझे ध्यान में आ रहा है। ठीक है, केंद्र सरकार ने कारीगरों के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की? अभी हमने पढ़ा चुका है कि यह विश्वकर्मा योजना है, जो 17 सितंबर 2023 को शुरुआत की गई है।
ठीक है। यह उन सभी कारीगरों के लिए है, जैसे जो चमड़ा है, बुनाई है, कढ़ाई है, या जो फेरी वाले हैं, जो इस तरह के जो अनस्किल्ड लोग हैं, उनके लिए शुरुआत की गई। बहुत महत्वपूर्ण, इसको ध्यान रखना। विश्व की विश्व की किस सबसे इसमें जानते हो, इसमें क्या है कि 3 लाख रुपए तक का लोन का भी प्रावधान है। काफी कोई गारंटी नहीं है, काफी कम ब्याज दर पर है। 1 लाख रुपए आपको पहले दिया जाएगा, फिर अगर आप उसको रिटर्न करते हो तो फिर 2 लाख रुपए दिया जाएगा। ये सब अच्छे से हम लोग बात कर चुके हैं। विश्व की किस सबसे बड़ी एमआईसीई सुविधाओं में से एक का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है, वह है यशो भूमि। एमआईसी सुविधाओं का पूर्ण रूप क्या है? देखो, बैठके, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनियां, इसका मतलब मीटिंग्स और इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन, इसका आप फुल फॉर्म जरूर पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसको महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उद्घाटन किए हैं। एमआईसीई, माइस माइस माइस, ठीक है। क्या है? मीटिंग, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन, यह भी पूछा सकता है, हिंदी में पूछा सकता है। बैठके, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा एथिलीन क्रैकर परियोजना को आधारशिला रखी है? बीना रिफाइनरी, मध्य प्रदेश में, ठीक है। एथिलीन क्रैकर परियोजना कहां पर रखी गई है? बीना रिफाइनरी कहां पर है? मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहां पर। किस राज्य ने राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी प्रदान की है? उत्तराखंड ने। उत्तराखंड ने क्या किया गया है? राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति की मंजूरी उत्तराखंड ने दिया है। इसको ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण नहीं आपके लिए है, लेकिन फिर भी याद रख लेना। भारतीय सेना ने पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिजनों के कल्याण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया? किसने? भारतीय सेना ने। प्रोजेक्ट नमन, यह भी पढ़ाया जा चुका है, काफी महत्वपूर्ण, इसको ध्यान रखिएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उज्ज्वला योजना को किस वर्ष तक विस्तारित करने की मंजूरी दे दी है? तो 2025-26 तक क्या किया गया? इसको एक्सटेंड करके बढ़ा दिया गया है। उज्ज्वला योजना आपको पता है कि यह सब जो है आपका क्या हर घर कनेक्शन से संबंधित है, गैस से संबंधित है, ठीक है। ये बात को नोट रखिएगा। अच्छा, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई थी, और सबसे पहले उज्ज्वला योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश से तो की गई थी, किस जिले से की गई थी आप यह भी आप बताएंगे निश्चित रूप से। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में राष्ट्रीय स्तर पर 10 लाख से अधिक की आबादी पर शीर्ष 3 शहरों को बताना है, अभी बहुत महत्वपूर्ण। देखो, इंदौर फिर से है, और उसके बाद दूसरे नंबर पे आगरा है, तीसरे नंबर पे क्या है? ठाणे है। स्वच्छ सर्वेक्षण, और इंदौर लगातार 7वीं बार, यह भी आप यहां नोट कर लेना कि 7वीं बार लगातार टॉप पर हो रहा है, ठीक है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में। केंद्र सरकार ने उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखने की मंजूरी प्रदान कर दी है? शहीद कैप्टन तुषार महाजन, यह भी हमने पढ़ाया है, बहुत महत्वपूर्ण। हमने कहा कि इसको उस समय बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी भी बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना। उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके शहीद कैप्टन तुषार महाजन, इसके पहले जो पुलवामा घटना हुआ था, चूंकि उस पर इनकी शहादत हो गई थी, इसीलिए इनका नाम जो है रखा गया है। उत्तर प्रदेश राज्य की किस नदी में जटायु क्रूज सेवा प्रारंभ की गई है? सरयू नदी में, यह भी काफी महत्वपूर्ण, इसको भी याद रखना। जटायु क्रूज सेवा, आपको पता है कि जटायु का नाम कहां पर आता है? तो जटायु रामायण में आपको देखने को मिलेंगे, उन्हीं के नाम पर क्रूज सेवा शुरू की गई है, ठीक है। आपको पता है कि जटायु वृद्ध पक्षी थे, और काफी उन्होंने इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था जब सीता का हरण होकर के रावण लेके जा रहा था, तो उन्हीं के नाम पर जटायु क्रूज सेवा शुरू की गई। कहां पर? सरयू नदी में। उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक, यह भी पढ़ाया जा चुका है, चित्रकूट में है, काफी इंपॉर्टेंट है, यह सब आप छोड़िएगा नहीं। आयुष्मान भव अभियान का आयोजन कहां से किया गया है बच्चा? तो 13 सितंबर को शुरू किया गया है, गांधीनगर गुजरात से आभासी रूप से किया गया है, मतलब डिजिटल रूप से शुरुआत इसका किया गया है। किसका? आयुष्मान भव का। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट घटनाएं थी राष्ट्रीय स्तर की, जो उम्मीद करते कि आप अच्छे तरीके से इसको करेंगे। अब आइए हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं के बारे में बात करेंगे, ठीक है। जितना हमने पढ़ाया राष्ट्रीय, क्या आप लोग उसको ये बताइए, क्या उसमें से कितने प्रश्न आपको आ रहे थे? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं कि सर 70% हमको आ रहे थे, या 80% आ रहे थे, या सर हमको तो 90% आ रहे थे। या कुछ लोग होंगे जिनको अभी जो शुरुआत की होंगे 20-25% वाले भी होंगे, वह निश्चित रूप से ईमानदारी से बताएंगे। आइए अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर चलते हैं। पोलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया है? डोनाल्ड टस्क ने, यह भी हमने बताया था, काफी इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023 जारी हो चुकी है, यह किसके द्वारा जारी की गई है? मर्सर के द्वारा। पूरा रिपोर्ट आपको पढ़ाया गया था, अभी भी अंतरराष्ट्रीय जब पढ़ाएंगे तो यहाँ पर भी एक बार बताया जाएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट। रैंकिंग में कितने शहरों को शामिल किया गया? इसमें 241 शहर को। और रैंकिंग में शीर्ष 3 शहर कौन कौन है? पहले स्थान पर वियना है, ऑस्ट्रिया का राजधानी है। स्विट्जरलैंड का एक शहर है ज्यूरिख, और न्यूजीलैंड का एक शहर है ऑकलैंड, यह टॉप 3 पे है। रैंकिंग में भारतीय शहरों को शामिल किया गया है। रैंकिंग में कितने भारतीय शहरों को भैया? तो 7 भारतीय शहर को लिया गया है, उन 7 का लिस्ट भी देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है।
रैंक नंबर 153 से ही स्टार्ट हुआ है भारत का, इससे पहले आपका भारत की रैंकिंग में नहीं आ पाई शहर। तो हैदराबाद को लिया गया, इसका मतलब भारत का सबसे टॉप रैंक शहर कौन हुआ, तो हैदराबाद। जबकि ये 7 किसमें शामिल किया गया, मर्सर के द्वारा जो रिपोर्ट तैयार किया गया है। तो अगर भारत का पहला पूछे तो हैदराबाद, दूसरा पूछे तो पुणे, तीसरा पूछे तो बेंगलुरु, चौथा पूछे तो चेन्नई, पांचवा पूछे तो मुंबई, छठवां पूछे तो कोलकाता और सातवां पूछे तो नई दिल्ली। ठीक है, इस क्रम में अगर भारत का देखेंगे तो दिल्ली आपका सबसे नीचे है 7 शहरों के क्रम में। नेक्स्ट आइए, ग्लोबल रिवर सिटीज का प्रारंभ ग्लोबल रिवर सिटी जो अलायंस है GRCA है, कहां से लॉन्च किया गया है, तो ये दुबई में यह भी पढ़ाया गया है। क्वेश्चन अगर आपको याद आ रहा हो तो निश्चित रूप से इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस, ठीक है, मतलब कि जो वैश्विक नदियों के किनारे, हमने वहां पर पढ़ाया भी था कि देखो यार ये विश्व है, तो जो इसमें तमाम तरह की नदियां बह रही, तो नदियों के किनारे जितने भी शहर हैं किसी भी देश के, उन्हीं को एकजुट करने के लिए प्रयास किया गया है ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस। यह दुबई में हुआ है जब कोप 28 का बैठक हुआ है उसी में। इस अलायंस में भारत समेत कुल कितने देश शामिल हुए, तो 11 देश शामिल हुए। और इस अलायंस में शामिल देश कौन कौन से हैं, देखो यह देश याद रखने की जरूरत नहीं है। भारत, डेनमार्क, कंबोडिया, जापान, भूटान, ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड, मिस्र, घाना, हंगरी और अमेरिका, यह सब प्रमुख देश शामिल है। इसमें इनका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य यही है कि नदियों किनारे जो शहर बसे होंगे, जाहिर सी बात है वो कचरा भी सबसे ज्यादा सीधे डायरेक्ट नदी में वही गिराते होंगे, इसलिए उनको एकजुट करना, अवेयर करना और ऐसी व्यवस्था बनाना कि वो जो भी कचरे हैं, जो भी गंदगियां निकल रही हैं, उनको डायरेक्ट नदियों में न गिराया सके, जिससे कि नदियां साफ रहे। आ जाइए, इस अलायंस में भारत ये सब हो चुका है। कह रहा किस शहर की मेजबानी में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPAI शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है, तो नई दिल्ली में आयोजन किया गया है। यह बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग याद रखिएगा। किस शहर की मेजबानी में, देखो ग्लोबल पार्टनर ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPAI का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ है। किस देश के राष्ट्रपति विलियम समोई रूटो भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए थे, तो केन्या। कब आए थे, तो 4 से 6 दिसंबर 2023 को आए थे। ठीक है, कौन, विलियम समोई रूटो, विलियम समोई रूटो केन्या से। अब देखो, अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए अंतर सरकारी समिति का 18वां सत्र कब आयोजित किया गया, तो 5 से 8 दिसंबर 2023 को। कब, किसका, अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए अंतर सरकारी समिति का। इस बैठक का आयोजन कहां पर किया गया, तो कसाने, बोत्सवाना में किया गया है। यह पूछा जा सकता है कि अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए जो अंतर सरकारी समिति की बैठक हुई थी 18वां, वो कहां पर आयोजन हुआ, तो कसाने, बोत्सवाना में। निश्चित रूप से इंपॉर्टेंट है, डेट मत याद रखना, लेकिन यह जरूर याद रख लीजिएगा। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया, तो यूनेस्को के द्वारा ही, चूंकि उसी के अंडर की संस्था ही, तो वही करेगा ही, तो यूनेस्को के द्वारा। इसमें किस भारतीय नृत्य को मानवता की एक अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर को शामिल किया गया, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गरबा, जो कि गुजरात का नृत्य है। ठीक है, ये आपको पता ही है। यूनेस्को की इस सूची में शामिल होने वाला यह भारत की कौन सी अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है, तो यह 15वीं है। यह बात इंपॉर्टेंट है, जितने भी पॉइंट थे इसमें जो इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बता दिया कि ये सब इंपॉर्टेंट है, आप इसको निश्चित रूप से याद रखिए। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, आपको पता है टाइम एक मैगजीन है, उसी में पर्सन ऑफ द ईयर किसको चुना गया है 6 दिसंबर को, तो टेलर स्विफ्ट को चुना गया है, जो कौन है, अमेरिका की पॉप गायिका और अभिनेत्री है। तो यह भी आप नोट कर लेना। सीईओ ऑफ द ईयर किसको चुना गया है, सैम ऑल्टमैन को चुना गया है सीईओ ऑफ द ईयर 2023। ठीक है, एथलीट ऑफ द ईयर 2023 किसको चुना गया है, लियोनेल मेसी को। इसको याद रखना, यह पूछा जा सकता है, एथलीट ऑफ द ईयर लियोनेल मेसी को। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि लियोनेल मेसी किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी है। दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची किसके द्वारा जारी की जाती है, तो आपको पता है कि फोर्ब्स के द्वारा जारी की जाती है। इस बार भी जारी की गई, कब, 5 दिसंबर को, तो काफी इंपॉर्टेंट होती है। दुनिया की जो 3 महत्वपूर्ण महिलाएं जो टॉप पे रही, उर्सुला वान डर लियन थी, यह कहाँ पे, अध्यक्ष है यूरोपीय आयोग की। कई बार तो यही पूछ लिया जाता है कि यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष, कई बार एग्जामों में पूछा भी गया है। क्रिस्टीना लिगार्ड जो अध्यक्ष यूरोपीय सेंट्रल बैंक की, और कमला हैरिस आपको पता है भारतीय मूल की है, और यह क्या है, उपराष्ट्रपति है, कहाँ की, अमेरिका की। ठीक है, अब इस सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को, तो यह भी हमने पढ़ाया है कि 4 महिलाओं को, भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया। उन चारों का नाम भी डिटेल किया था। निर्मला सीतारमण है, रोशनी नाडर है, शोमा मंडल है और किरण मजूमदार शाह है। निश्चित रूप से आपको इसका जो है नाम भी याद होगा, जब मैं वहां पर पढ़ाया था, तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण था। किस देश ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर होने का फैसला किया है, इटली ने, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह चीन इसको काफी बढ़ा चढ़ा करके दिखा रहा था। यह जो है यूरोपीय कंट्रियों को और तमाम तरह के मध्य एशियाई देशों को जोड़ने के लिए हमारा विश्व का एक पहला परियोजना है। इटली ने यह करके दिखाने का प्रयास किया कि भैया
आपसे दूरी बना लेना ही बेहतर है समय पर। तो कौन? इटली। यह ध्यान रखना, इटली क्या हुआ? चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से अपने आप को बाहर कर लिया है। भारत के किस भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से LEAD IT 2.0 का शुरुआत किया है? लीड आईटी अगर इसको आप पढ़ना चाहेंगे, 1 दिसंबर को स्वीडन के साथ। ठीक है, लीड आईटी। ठीक है, किसके साथ? स्वीडन के साथ। लीड आईटी का पूरा नाम क्या होता है? देखो, लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन 2.0। यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है कि भारत ने अभी हाल ही में स्वीडन के साथ लीड 2.0 की शुरुआत की है। लीड 2.0 का फुल फॉर्म बताइए, तो आप बताएंगे सर कि लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन। ठीक है, किस देश को अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO परिषद के लिए पुनः निर्वाचित कर लिया गया है? भारत को। यह भी आपको सवाल बताया गया था, बहुत महत्वपूर्ण है। किस वर्ष के लिए? 2024 से 25 के लिए। ठीक है, इंटरनेशनल जो है आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है समुद्री संगठन को लेकर के, कई बार वार्षिक बैठक भी होती रहती है। इस बार इसमें भारत को क्या किया गया है? द्वितीय वर्ष काल के लिए चुन लिया गया है, 2024 और 25 के लिए। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो जर्मन वाच जो है एक संस्था है, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल। ठीक है, कहाँ की है? जर्मन की है। जर्मन वाच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट फॉर क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल। और इस सूचकांक में कितने देशों को शामिल किया गया है? 63 देशों को। सबसे बड़ी बात यह है इसमें जानने की है, सूचकांक में पहले 3 स्थान पर कोई है ही नहीं पर्यावरण को लेकर के, कितना वो अच्छे तरीके से काम कर रहा हो। तो काफी पूछा जा सकता है कि पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर कौन है? तो 3 स्थान पर कोई है ही नहीं। और अमेरिका अमेरिका तो ऐसे ही बहुत पीछे रहेंगे, क्योंकि सब पर्यावरण को लेकर के काफी जो है काफी नुकसान पहुंचाए हैं, काफी जो है पर्यावरण को सेंसिटिव जो है खतरा इसमें पैदा हो चुका है। पहले स्थान पे कौन है? पहले स्थान का मतलब चौथे स्थान से कौन है? डेनमार्क है, एस्टोनिया है, फिलीपींस है। ये बात आप याद रख लेना। तो डेनमार्क, एस्टोनिया और फिलीपींस, 3 पर कोई नहीं है। चौथे से रैंकिंग दी गई है, 63 कुल देश शामिल है। किसके द्वारा? तो जर्मन वाच के द्वारा जारी किया गया। सूचकांक में भारत की रैंकिंग कौन है? यह भी काफी महत्वपूर्ण है। 7वीं रैंकिंग, मतलब भारत ने काफी सुधार किया है। इससे पहले भारत का 10वां स्थान था, इस बार भारत उठा करके अपने आप को 7वीं रैंक पे ले आया है, तो काफी महत्वपूर्ण है। किस ग्लोबल कूलिंग वॉच 2023 रिपोर्ट किसने ग्लोबल कूलिंग वॉच 2023 रिपोर्ट जारी की है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा। ठीक है, रिपोर्ट में 2022 में शीतलन संबंधी जो ग्रीन हाउस उत्सर्जन में G20 देशों को कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी जो है थी इस बार? तो 82% की। ठीक है, अली वर्निंग्स फॉर ऑल पहल किसके द्वारा शुरुआत की गई है? तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? 2027 तक सभी को खतरनाक मौसम और प्राकृतिक आपदाओं को सुरक्षा करना। हमेशा कुछ ना कुछ लक्ष्य निर्धारित किया जाता है, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाता। इस बार देखिए क्या होता है। ठीक है, अर्ली वार्निंग फॉर ऑल पहल इंपॉर्टेंट है, चूंकि यूनाइटेड नेशन के द्वारा जारी किया गया है, शुरुआत की गई पहल है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और इसका उद्देश्य भी याद रखना, खतरनाक जो मौसम हो रहे हैं, अचानक से तूफान, अचानक से बारिश, अचानक से बाढ़, ठीक है, और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा करना। यूनिसेफ ने किस देश के सहयोग से ग्रीन राइजिंग पहल को लॉन्च किया है? यह बात नोट है करना, भारत के द्वारा बहुत महत्वपूर्ण है। यूनिसेफ, ठीक है, आपको पता है कि बच्चों के ऊपर काम करने वाली एक संस्था है। ग्रीन राइजिंग पहल लॉन्च किया है किस देश के सहयोग से भैया? भारत। कहां पर लॉन्च की गई है? तो आपको पता है कि इस बार COP28 का शिखर सम्मेलन दुबई में, UAE में शुरू की गई है, वहीं पर शुरुआत हुआ। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यह भी हमने आपको पढ़ाया था, वाइज वाला भी। WISC शिखर सम्मेलन का 11वां संस्करण का आयोजन कहां पर हुआ है? दोहा, कतर में हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण, इसको याद रख लेना। वाइज का विस्तृत रूप वर्ल्ड इनोवेशन समिट फॉर एजुकेशन। यह किस थीम पर आधारित है? तो रचनात्मक प्रवाह कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में मानव का विकास, मतलब कि क्रिएटिव फ्लुएंसी ह्यूमन फ्लरिशिंग इन द एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट था वाइज वाले में। यह निश्चित रूप से संस्कृत तो जरूर याद रखना, और इसका विस्तृत रूप क्या है यह भी याद रख लेना। कम से कम इतना याद रखना, थीम भले ना याद रखो तो। किस भारतीय को वाइस प्राइज, हाँ यह भी काफी महत्वपूर्ण था, यह भी हमने पढ़ाया था कि सफीना हुसैन को, यह पहली भारतीय भी है इसको पाने वाली। तो इसलिए इस संस्था के बारे में डिटेल भी पूछा जा सकता है, क्योंकि भारतीयों को जब मिलता है तो उस संस्था का महत्व भी बढ़ जाता है। तो वाइस प्राइज फॉर एजुकेशन सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला सफीना हुसैन। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री किसको चुन लिया गया भैया? क्रिस्टोफर लक्सन को। यह ध्यान रखना, कभी कभार ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं।
कौन सा मंदिर परिसर इटली के पोम्पई को पीछे छोड़कर विश्व का 8वां आश्चर्य बन गया? यह भी हमने पढ़ाया था आपको। यह अंकोर वाट का मंदिर। आपको पता है कि विश्व का प्रथम जो है सबसे बड़ा भारतीय मंदिर अगर कोई है तो अंकोर वाट मंदिर है, सबसे बड़ा अंकोर वाट। यह 8वां आश्चर्य बन गया है इटली के पोम्पई को पीछे छोड़ करके। ठीक है। अफ्रीकी देश लाइबेरिया का राष्ट्रपति किसको चुन लिया गया भाई? तो जोसेफ बोकाई को। ठीक है। एपेक लीडर वीक 2023 का आयोजन कहां पे हुआ है? सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को कहां पड़ता है? तो यूएसए में पड़ता है। एपेक लीडर वीक। ठीक है। थीम क्या है? सबके लिए एक लचीले और संधारी भविष्य की निर्माण करना। पढ़ लेना, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लग्जमबर्ग का नया प्रधानमंत्री किसको चुना गया है? ल्यूक फ्रीडेन को। कई बार जब प्रधानमंत्रियों का चुनाव होता है तो कई बार ऐसे होते हैं जो चर्चा में रहते हैं, उनको जो है पूछ लिया जाता है। तो ल्यूक फ्रीडेन को याद रखना, लग्जमबर्ग के नए प्रधानमंत्री चुने गए। मालदीव वाला तो जरूर याद रखना, काफी चर्चा में है, काफी इसमें बयानबाजी भी चल रही है, क्योंकि इनका रवैया रुख चीन की तरफ काफी लचीला है। ध्यान रखना कि मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मोइजू। ठीक है। चक्रवात मिथिली कहां पर आया? बंगाल खाड़ी में। भी देखो अभी एग्जाम जो हुआ था एपीएस का, उसमें भी आप देखोगे कि चक्रवात संबंधित सवाल पूछा गया था, तो इसलिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि मिथिली चक्रवात कहां पर आया? तो बंगाल खाड़ी में। ठीक है। इस चक्रवात का नामकरण किसके द्वारा किया गया? तो यह भी इंपॉर्टेंट रखना कि मालदीव के द्वारा। ठीक है। जो भी नाइबर्स कंट्रीज होते हैं उनके द्वारा एक एक बार जो है पारी का पारा जिसको आप लोग बोलते हो नाम रखा जाता है। ठीक है। तो इस बार किसके द्वारा रखा गया? मालदीव के द्वारा। कह रहा है इस चक्रवात का मुख्यतः कौन कौन सा देश प्रभावित हुए? तो भारत और बांग्लादेश दोनों पे इस पर असर पड़ा था मिथिली का। तो मिथिली मिथिली मिथिली। इनोवेशन हैंड और उसके बाद कह रहा है कि इनोवेशन हैंडशेक कहां पे लॉन्च किया गया है? सैन फ्रांसिस्को। इसका उद्देश्य क्या है इनोवेशन हैंडशेक का? तो भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय तकनीकों के संबंधों को बढ़ावा देना काफी महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना। सीधा सीधा पूछा सकता है कि भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय तकनीकों के संबंधों को मजबूत करने के लिए जो है अभी हाल ही में कौन सा सहयोग हुआ है? तो इनोवेशन हैंडशेक। ठीक है। कौन सा देश आधिकारिक रूप से ट्रीटी ऑन कन्वेंशन आर्म्ड फोर्सेस इन यूरोप से बाहर हो गया है? तो रसिया। और कोई बाहर होगा नहीं, रसिया ही बाहर हो रहा है इसमें, क्योंकि रसिया का इसमें अलग थलग जो है विश्व में इसकी व्यवस्था बन गई है यूक्रेन वार को लेकर के। यूएस, यह भी हमने पढ़ाया था, यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी कर दी गई है। एशिया 2024, जो एशिया में जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनकी रैंकिंग जारी की गई, किसके द्वारा? यूएस के द्वारा। ठीक है। अब देखो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो क्वाक्वेरली साइमंड्स इसका नाम है, यह भी याद रखना। इसका संस्करण कौन सा था? 16वां था। और रैंकिंग में सर्वाधिक संस्थान किस देश के हैं? तो भारत के। ठीक है। रैंकिंग में सर्वाधिक संस्थान भारत के हैं 148। ठीक। रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो पेकिंग विश्वविद्यालय चीन का। सोचो, यूएसए का कोई नहीं, ठीक है, जर्मनी का कोई नहीं, फ्रांस का कोई नहीं, ब्रिटेन का कोई नहीं, यहां तक कि ब्रिटेन का भी कोई नहीं। कहा? चीन कितना आगे बढ़ गया। एशिया के, यह भी ध्यान रखना है क्योंकि एशिया की भी रैंकिंग है, तो इसलिए सीधी सी बात है कि चीन इसमें जो है ही लीड करेगा। ठीक है। तो पेकिंग विश्वविद्यालय कौन? चीन। अब देखो रैंकिंग में भारत का स्थान कौन सा था? तो यह भी जानना जरूरी है। कौन सा? 40वां स्थान था, आईआईटी बॉम्बे को दिया गया। ठीक है। और सबसे ज्यादा इंस्टीट्यूट भारत के लिए गया 140। अब आइए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। कह रहा है कि किसने इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट 2023 जारी की है? इकोनॉमिकल थ्रेट रिपोर्ट इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा यह जारी की गई इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट। अब देखो थ्रेट मतलब क्या होता है? गंदगी। अब देखो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? 17 नवंबर 2023 को। इस समय की अध्यक्षता कौन किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और यह इसका पहला संस्करण आयोजित किया गया था कब? जनवरी 2023 में। ठीक है। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, यह हमने आपको जब घटनास्थल पढ़ा रहे थे तो हमने आपको बताया था कि ग्लोबल साउथ कुछ ऐसी कंट्रीज है जो आप कह लीजिए कि विकासशील देशों का एक समूह है। उसमें देखो ऑस्ट्रेलिया नहीं आता है। ठीक है। जबकि जितने भी साउथ में, जैसे आपका पूरा अफ्रीका महाद्वीप आता है, ठीक है, आपका दक्षिण अमेरिका वाला महाद्वीप आता है, भारत आता है, तो इसमें कुछ ऐसे समूह है जो दो भाग में बढ़ जाते हैं कि ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ। तो ग्लोबल नॉर्थ में जो कंट्री है वो काफी विकसित, काफी मजबूत अर्थव्यवस्था वाले देश है। तो एक तरह से भेदभाव वाली मामला निकल के आती है, ग्लोबल साउथ वाले देश थे ये ग्लोबल नॉर्थ वाले देश है। तो इसको बैलेंस करने के लिए काफी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इधर से भी काफी बयानबाजी हुई थी कि ऐसा यह अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए इन्होंने भी एक संगठन बनाया है ग्लोबल साउथ देशों का, ताकि उन लोगों को भी लगे कि ग्लोबल साउथ वाले देश भी क्या एकजुट हो रहे हैं। तो इसलिए महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखना। किसने 2023 स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज हेल्थ रिपोर्ट जारी की है? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा, WMO के द्वारा जारी किया जाएगा। ठीक है।
पारे पर मिनीमाता कन्वेंशन के पक्षकारों के सम्मेलन में 5वीं बैठक का आयोजन कहां पर किया गया? तो जेनेवा, और ये जो आपका स्विट्जरलैंड में पड़ता है, यह ध्यान रखना। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा किस देश ने की है नवंबर में? तो फिलीपींस ने। लेकिन अभी हाल ही में कौन हुआ? इटली, जो कि फिलीपींस ने भी घोषणा कर रखी है। प्रथम ग्लोबल एआई सेफ्टी समिट 2023 का मेजबान कौन है? यूके में कितने देशों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े जोखिमों को रोकने के लिए विश्व के पहले समझौते पर हस्ताक्षर किया है? 28 देशों ने। ठीक है, यह प्रथम ग्लोबल एआई सेफ्टी समिट 2023 है। ठीक है, मेजबान कौन था? इसका यूके था। तो वही कह रहा है कितने देशों ने जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो जोखिमों को रोकने के लिए यह विश्व का पहला समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है, तो यह 28 देशों ने इस पर भाग लिया है। इस समझौते का क्या नाम दिया गया है? तो ब्लेचली घोषणा। ब्लेचली घोषणा इसका नाम दिया है, ब्लेचली डिक्लेरेशन। याद रखना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। एक तरफ कृत्रिम बुद्धिमत्ता को बढ़ावा दिया जा रहा है, एक तरफ उससे होने वाले जोखिमों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। सोचो कि कैसे जो है बैलेंस किया जाएगा, यह बड़ी ताज्जुब की बात है। कितने शहरों को वर्ल्ड सिटीज डे के अवसर पर यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क यूसीसीएन ने शामिल किया है? तो 55 शहरों को। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट था। इनमें भारत में कौन सा शहर शामिल किया गया है? यह ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ग्वालियर को और कोझिकोड को, यह भी हमने पढ़ाया था। और ग्वालियर को किस क्षेत्र में शामिल किया गया है? तो संगीत। और कोझिकोड केरल का एक शहर है, यह साहित्य के क्षेत्र में। और ग्वालियर कहाँ का है? मध्य प्रदेश में, पता ही होगा। किसके द्वारा? यूसीसीएन के द्वारा। तो इसलिए इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। किस संस्था ने एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2023 जारी किया है? तो यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, हिंदी में पढ़ेंगे तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ठीक है, एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट। यह रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो जलवायु परिवर्तन से, निश्चित रूप से उसी से है। 24 अक्टूबर 2023 को वर्ष 2030 तक नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा पत्र कितने देशों के हस्ताक्षर किए गए हैं? यह 11 देशों ने इस पर घोषणा पत्र हस्ताक्षर कर दिया गया है। इन 11 देशों में भारत भी है और तमाम तरह के देश है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन यह जरूर याद रखना कि 24 अक्टूबर 2023 को वर्ष 2030 तक, ठीक है, नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा पत्र पर कितने कि 2030 आते आते हम जो भी नदी डॉल्फिन है हमारा, उसको क्या करेंगे? संरक्षित कर लिया जाएगा। आ जाइए, नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कहां पर किया गया? तो बोगोटा में। बोगोटा कहां पड़ता है भैया? तो कोलंबिया। अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क आईसीएन के संचालन समूह का सदस्य कौन बन गया है? तो सीसीआई, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क की बात हो रहा है, इंपॉर्टेंट है। स्लोवाकिया का प्रधानमंत्री कौन बन गया है? रॉबर्ट फिको। यह इंपॉर्टेंट है, स्लोवाकिया वाला याद रखना, रॉबर्ट फिको। देखो, हरिकोन ओटिस ने कहां पर तबाही मचाई? ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हरिकोन आता कहां पर है? देखो, यह भी आपको बताना पड़ेगा। हरिकोन प्रशांत महासागर में आता है। और यह कहां पर आया है इस बार? तो इस बार देखो, अलापुको मैक्सिको वाले रीजन को काफी तबाही मचाया है हरिकेन। ठीक है, किस संस्था ने इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट जारी किया है? यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी, यूएनयूईएचएस। ठीक है, किस देश ने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए, इंटरनेशनल सोलर एलियंस असेंबली के छठे सत्र की मेजबानी किया है? भारत। आपको पता है कि जो आईएसए है, भारत और फ्रांस के सहयोग से ही शुरू किया गया है। इसमें क्या है कि जितने भी विषुवत रेखा 0 डिग्री लाइन वाले पर स्थित देश हैं, ज्यादातर इनको, और जहां पर प्रकाश का ज्यादा माध्यम मिलता है, वो सब मिल करके क्या करे? सोलर जो पैनल है उसको क्या करे? मजबूती से बढ़ावा दे, जिससे कि जो आपका ट्रेडिशनल जो कोयला है और जो आपका परमाणु विद्युत ऊर्जा है, इसको क्या करे? इसको मिनिमाइज किया जा सके। ठीक है, इसका अगर इसकी आप बात करेंगे, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो गुरुग्राम, हरियाणा। भारत के किस संस्थान को सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र का पुरस्कार दिया गया, प्राप्त हुआ? तो आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यूएनडब्ल्यूटीओ की 25वीं महासभा कहां आयोजन की गई? समरकंद, उज्बेकिस्तान में। इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन की बात कर रहा है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की 25वीं, उज्बेकिस्तान की एक शहर है समरकंद में। यूएनडब्ल्यूटीओ द्वारा भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन की सूची किया गया? यहीं पर धोरडो का, यह भी हमने पढ़ाया था, गुजरात का। इसीलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट मैंने बताया कि यह है, क्योंकि इस बार भारत के धोरडो गांव कहां पड़ता है? गुजरात में। निश्चित रूप से सवाल आने की इस बार संभावना, इसको याद रखिएगा। एक बार देख ले सब कुछ सही चल रहा है, फिर हम लोग आगे बढ़ते रहे।
चलिए, अब कह रहा है कि सबसे कम उम्र के इक्वाडोर के राष्ट्रपति का चुनाव कौन जीत लिया है? डेनियल नोबोआ ने जीत लिया है। कहाँ के हैं ये राष्ट्रपति? ये राष्ट्रपति इक्वाडोर के हैं। आप लोग बताइएगा कि इक्वाडोर कहाँ का कंट्री है। ठीक है, आ जाइए। क्या उत्तरी अमेरिका का है, दक्षिणी अमेरिका का है, यूरोप का है, ये आपको बताना है। कह रहा है किस संस्था ने वन CGIAR भागीदारी में शामिल होने के लिए समझौता किया है? तो इक्रिसैट इसको पढ़ते हैं, अंतरराष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान। ठीक है, CGIAR का क्या है ये? तो देखो, ये इसका उद्देश्य क्या है कि खाद्य सुरक्षित भविष्य हेतु वैश्विक अनुसंधान भागीदारी, मतलब मिला जुला करके वही जो आने वाला भविष्य है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप कह सकते हो, कि उसको जो है आने वाली भविष्य के लिए खाद्य की सुरक्षा करना। ठीक है, आ जाइए। भारत और यूके के बीच पहली 2+2 वार्ता कहाँ हुई थी? बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना कि भारत और यूके के बीच, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम के बीच, ब्रिटेन के बीच, नई दिल्ली में। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष में फंसे भारतीयों को वहां से निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन? यह भी हमने पढ़ाया था और सभी को वहां पर रिवाइज कराया था, चाहे आपका इजराइल में हो। अच्छा, इजराइल में जो फंसे भारतीय, इनको तो ऑपरेशन अजय के तहत निकाला गया था। और अभी हाल ही में दक्षिणी सूडान में भी लोग फंस गए थे, तो दक्षिणी सूडान में निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। ऑपरेशन गंगा कहां पर चलाया गया था? आपको पता है कि ऑपरेशन गंगा जब यूक्रेन में भारतीय फंस गए थे तो वहां पर चलाया गया था। ये काफी पूछा भी जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर जो इजराइल में वही लोग आने के लिए, मतलब जो आना चाहते थे, इच्छुक है, ऐसा नहीं कि सबको निकालना था, क्योंकि इजराइल तो भारत के साथ अच्छे संबंध है, क्योंकि उनका युद्ध हमास से छिड़ गया था। तो जो लोग वहां से आना चाहते थे उनके लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया था, इस बात को याद रखना। ऐसी स्थिति नहीं थी जैसे दक्षिण सूडान में है, या जैसे यूक्रेन में थे कि लोग भाग रहे थे, तबाही मचा हुआ था, ऐसी स्थिति नहीं थी। जो आना चाहते थे उनके लिए। अक्टूबर 2023 में भारतीय भेषज संहिता आयोग IPC किसका सदस्य बन गया है? तो PDG का, फार्माकोपिल डिस्कशन ग्रुप का। ठीक है, किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति सामिया सुलू हसन ने भारत की राजकीय यात्रा की? तंजानिया की। काफी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना, क्योंकि भारत की यह पहली महिला राष्ट्रपति बनी है यात्रा करने वाली, इसलिए इंपॉर्टेंट है। कहाँ की? तंजानिया की। वहां की वो पहली महिला जो है भी। ठीक है, कहाँ की? तंजानिया की। तो तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन? सुलू हसन। यह भी पूछा सकता है कि तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है, तो वो भी पूछा सकता है। किस विश्वविद्यालय द्वारा सामिया सुलू हसन को डॉक्टरेट की उपाधि भी दी गई है? तो JNU के द्वारा। यह भी हमने पढ़ाया था घटनासार में, अगर आपको अच्छे से याद है तो। भारत के बाहर विश्व के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर कौन? अक्षरधाम। यह बात हुआ था। कह रहा है कि भारत के बाहर विश्व के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन कहां पर? न्यू जर्सी USA में शुरू किया गया। यह भी हमने आपको घटनास्थल पढ़ाया तो वहां बताया था कि यह भारत के बाहर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर। पहला कौन है? अंकोर वाट, अभी चर्चा में था, क्योंकि जो है इटली के धरोहर को छोड़ करके 7वें नंबर पे अजूबा में आ चुका है। और दूसरे नंबर पे कौन सबसे बड़ा हिंदू मंदिर खुला है? तो अमेरिका के न्यू जर्सी में खुला है। इजराइल ने फिलिस्तीन के आतंकवादी समूह हमास के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। किसने? इजराइल ने। किसके खिलाफ? जो फिलिस्तीन के आतंकवादी समूह है। कई बार पूछ लिया था, ध्यान रखना कि ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। ग्लोबल हंगर इंडेक्स भी जारी कर दिया गया, इस पर भी मैंने पढ़ाया था अच्छे से रिपोर्ट। किसके द्वारा जारी किया गया? कंसर्न वाइल्ड लाइफ तथा वेल्थ हंगर हेल्प के द्वारा। यह सब स्टेटमेंट का जब क्वेश्चन बनता है तब उसमें पूछा जाता है, ध्यान रखना। डायरेक्ट ये सब क्वेश्चन जनरली नहीं पूछे जाते, लेकिन स्टेटमेंट में पूछा सकता है। भारत का कौन सा स्थान है? 111वां स्थान पर। काफी चर्चा भी हुआ था, काफी विवाद का भी विषय है, इसलिए इसको ध्यान रखना। प्रशांत महासागर में द्वीप राष्ट्र, जो प्रशांत महासागर का जो द्वीप है, कौन? जो वनुवात है, कि नए प्रधानमंत्री बन गए हैं चार्लोट शाल्वाई। तो प्रशांत महासागरीय द्वीप है वनुवात। ठीक है, यह भी आप थोड़ा सा लोकेशन जाकर के मैप में देख लीजिएगा। तो वहां पे प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? चार्लोट शाल्वाई। कह रहा एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के लगातार तीसरी बार अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? AIBD का। तो भारत को। उत्तरी अमेरिका के पहले गांधी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? उत्तरी अमेरिका की बात हो रहा है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका के पहले गांधी संग्रहालय का तो ह्यूस्टन टेक्सान USA में। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण मेरीलैंड USA में किया गया है और बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसका? भीमराव अंबेडकर का, न कि गांधी का। ध्यान रखना, भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी उसका नाम दिया गया है। कहां पर? मेरीलैंड USA। वैश्विक नवाचार सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स भी जारी हो गया, इस पर भी हम लोगों ने बात किया था। किसके द्वारा जारी किया था? तो बौद्धिक
जो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा इस सूची में कितने देशों को रैंकिंग दी गई? टोटल 132 थे। शीर्ष स्थान किसको दिया गया? स्विट्जरलैंड को। लेकिन भारत की रैंकिंग इंपॉर्टेंट होती है कि 40वां। क्या होता है इनोवेशन? मतलब देखो, अगर आपने कोई चीज नया, वहां पे भी हमने बताया था, कोई भी आपने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, इनोवेट किया, आपने खुद उसको खोजा है, तो उस पर जो है आपको जो है पूरा अधिकार होता है कि यह इसका मैं ही जो है मैन्युफैक्चरिंग करूं, मैं ही इसको क्या करूं, एक्सपोर्ट करूं, मैं ही इस पर अधिकार रखूं। तो वही बात है कि कौन सा देश जो है इस सूची में इनोवेशन में ज्यादा लगा रहा, तो उसमें देखिए भारत अभी 40वें स्थान पर है, मतलब भारत में इनोवेशन कम हो रहा है। ठीक है, चाइना वाइना में भी खूब इनोवेशन होता है, लेकिन पहले स्थान पर कौन है? तो स्विट्जरलैंड। फिर कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस सत्र के उच्च स्तरीय खंड का, एक मिनट रुकिएगा थोड़ा सा, कोई समस्या तो नहीं हो रही भाई? बस एक मिनट दीजिएगा। हाँ, कह रहा है संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस सत्र के उच्च स्तरीय खंड का आयोजन किया गया? तो 78वें सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो डेनिस फ्रांसिस ने। वर्ल्ड, नेक्स्ट चलते हैं, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024। यह इंपॉर्टेंट था, काफी इंपॉर्टेंट है, ये हमने रिपोर्ट ही पढ़ाया था आप लोगों को घटना सार। तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 किसके द्वारा जारी की गई? तो टाइम हायर एजुकेशन के द्वारा जारी की गई। इस सूची में शीर्ष स्थान पर कौन सा संस्थान थी? तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, यूके, यूनाइटेड किंगडम का है। बहुत महत्वपूर्ण था, इसको याद रखिएगा। अब देखो कौन सा संस्थान भारत का शीर्ष स्थान पर रहेगा, जाहिर सी बात है भारत की भी बात आई होगी। तो बेंगलुरु का कौन? भारतीय विज्ञान संस्थान, IISc। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण, इसको याद रखना। तो किसके द्वारा जारी की जाती है, यह भी पूछा था। TEH के द्वारा, टाइम हायर एजुकेशन के द्वारा। शीर्ष स्थान पर कौन रहा? तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, इस बार यूएसए का नहीं है, यूके का है। और भारत का कौन संस्थान? तो भारतीय विज्ञान संस्थान। किस समूह ने संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की है? I2U2 ने, बहुत महत्वपूर्ण है, यह याद रखना। किस समूह ने अंतरिक्ष उद्यम की? तो I2U2। करा किन देशों ने सैन्य नेताओं ने साहेल सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो माली, बुर्किना फासो और नाइजर। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर कह रहा है कि इस समझौते की घोषणा कहां पे की गई? तो बमाको में। यह देखो, संयुक्त राष्ट्र जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एम्बिशन समिट 2023 का आयोजन कहां पर किया गया? तो न्यूयॉर्क, यूएसए में किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एम्बिशन समिट। कह रहा विश्व धरोहर समिति की 45वीं बैठक हुई है। कहां पर हुई है? तो सऊदी अरब के रियाद में हुई है, विश्व धरोहर समिति की। और इस बैठक में किन भारतीय स्थलों को विश्व धरोहर के स्थल में सूची में शामिल किया गया? अभी हमने रिपोर्ट पढ़ाया था। शांति निकेतन और होयसल के पवित्र मंदिर कहां पर है? ये तो कर्नाटक में। ठीक है, होयसल मंदिर कहां पर है? तो यह कर्नाटक में है। और शांति निकेतन कहां पर है? तो वेस्ट बंगाल में। इंपॉर्टेंट है, आपको पता है कि इसकी स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट हमने पढ़ा था, इसको याद रख लीजिएगा, ये पूछा जा सकता है भाई। ठीक है, होयसल मंदिर कहां पर है? तो कर्नाटक में बता दिया। कह रहा है कि भारत में यूनेस्को के कुल कितने विश्व धरोहर इस समय हो गए हैं? तो 42। यह भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना, इन्वायरमेंट वाले सेक्शन में पूछा जा सकता है। दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गांधी वॉक का आयोजन किया गया है? यह भी इंपॉर्टेंट है, जोहान्सबर्ग में। तो यह शहर न पूछ करके यह भी पूछा जा सकता है कि गांधी वॉक का आयोजन कहां पे किया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका में। यह भी आप याद रखिएगा। अमेरिका के किस शहर में सनातन धर्म दिवस मनाने की घोषणा की गई है? लुइसविले है केंटकी में, वहां पर। ठीक है, तो ये इसमें चूंकि सनातन काफी चर्चा में इसमें चल रहा है, तो सनातन धर्म दिवस कहां पर मनाने की घोषणा की गई? अमेरिका में, लुइसविले केंटकी में पड़ता है। लुइसविले सनातन धर्म दिवस कब मनाया? तो 30 सितंबर को मनाया। ठीक है, लीबिया में किस तूफान ने भयंकर तबाही मचाई? डेनियल। ठीक है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में 2023 किसके द्वारा जारी की गई? तो यूएस न्यूज वर्ल्ड रिपोर्ट के द्वारा। इस सूची में शीर्ष स्थान कौन पाया? स्विट्जरलैंड। भारत का स्थान कौन सा था? 30वां। किस चीज की रैंकिंग थी? तो बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, मतलब कि पूरे विश्व में बेस्ट कंट्री कौन सी है? तो भारत उस पर कौन से नंबर पे आती है? 30वें नंबर पे आती है। विश्व जैविक ईंधन गठबंधन का शुभारंभ कब किया गया? तो 9 सितंबर 2023 को। फिर कह रहा है किस देश ने मिनटमैन 3 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? अमेरिका ने। मिनटमैन 3 किस तरह का मिसाइल है? तो अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, ICBM है। इसलिए पूछा सकता है कि मिनटमैन क्या है, पहले तो यही पूछा सकता है। तो अंतर बैलिस्टिक मिसाइल है, इसको याद रखना। किसके द्वारा? तो अमेरिका के द्वारा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में भारतीय दूतावास स्थापित करने की घोषणा की है? तिमोर लेस्ते को। यह हमने पढ़ाया भी था घटना सार में भी। जरूर जो घटना सार में क्वेश्चन सीधे सीधे मिल रहे हैं, यहां पर भी मिल रहे हैं, इसका मतलब बहुत महत्वपूर्ण है। काठमांडू कलिंग महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? ललितपुर, नेपाल में किया गया काठमांडू कलिंग महोत्सव। इस महोत्सव में कितने देशों ने भाग लिया? तो भारत तो भाग लेगा ही, नेपाल, उसका पड़ोसी फिर कौन है? सिक्किम के बाद पड़ता है कौन? भूटान, उसके बाद बांग्लादेश और श्रीलंका। तो ध्यान रखना कि नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और भारत, यह भी याद रखना, पूछा जा सकता है। 43वां आसियान शिखर सम्मेलन भी हमने पढ़ाया था आपको, कहां पर आयोजन हुआ था? जकार्ता। कहां पड़ता है? इंडोनेशिया में। कौन सा नंबर का था? तो 43वां। विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी की गई है? तो आईएमडी के द्वारा, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलप के द्वारा। क्या है यह? विश्व में जिन लोगों के पास प्रतिभा है, उसी प्रतिभा को निखारने के लिए जो है एक तरह से क्या करता है, ये मोटिवेशन देता है यह रैंकिंग के माध्यम से। तो इस रैंकिंग में कितने देश शामिल हुए? 64। पहला रैंक इसका स्विट्जरलैंड का, भारत का रैंक 56वां। ठीक है, प्रतिभा अभी थोड़ी सी कम है, 56वें स्थान पर हम आते हैं। आ जाओ, कोई सवाल छूट गया क्या यहाँ पे? कोई पॉइंट नहीं ना? ठीक है, ठीक है। अब देखो, ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को हमने बेहतर तरीके से खत्म किया। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, सोच रहे हैं कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को आप लोग एक बार देख लीजिए। इसके बाद जो बचे हुआ पार्ट है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे। 2 पार्ट में रहेगा, आसानी से हम लोग रिवाइज भी कर लेंगे, और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एक साथ कवर भी हो गया। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि चैनल को निश्चित रूप से लाइक करना है, सब्सक्राइब कर देना है, और मित्रों को शेयर भी करना है, ताकि इसको थोड़ा सा बड़ा करें इस चैनल को। आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट देखने को जल्दी ही मिलेगा। और मैं बता रहा हूं कि आपको पूरी इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी बेहतरीन तरीके से पढ़ाई जाएगी। जल्द ही आपको उसको घोषणा भी, अनाउंस भी किया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। थैंक यू, टेक केयर।